देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और भारत पूछ रहा है हर दिन, हर एक भारतीय अपने राजनेताओं से, अपने अपने प्रदेश की सरकारों से कि कब जागोगे, कब हमारे लिए एक साथ आकर काम करोगे, कब हमारे लिए आपसी राजनीति छोड़ दोगे, कब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब उसके पास प्रधानमंत्री का कॉल आता है तो उस पर भी राजनीति खेलना बंद करेगा। कब होगा ये? कब भारत की जनता की कीमत उनकी राजनीति से ऊपर होगी? देशवासियों, पिछले एक महीने से देश भयंकर कोरोना संकट से जूझ रहा है। इससे उबरने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी और सरकारें भी। फिर भी सरकारें, सिस्टम और देश की सेना पूरी ताकत से जुटी है। इसके मकड़जाल से बाहर निकला जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सच्चाई है कि हम कोरोना से बुरी तरह त्रस्त हैं, आप और मैं, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे भाई बंधु। लेकिन इससे बड़ी सच्चाई यह है कि राजनीति इस हालत में भी व्यस्त है। कुछ राजनीतिक दलों का अपनी ढपली और अपना राग है। राजनीतिक दलों को फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने केस आए, कितने लोगों की मौत हो। वो आपदा के इस दौर में राजनीतिक अवसर खोजने के बजाय से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तो सिस्टम बिल्कुल सही दिख रहा है, कह रही है सिस्टम ठीक है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ठीक है। सारी खामियां उन्हें मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी में दिख रही हैं। हो सकता है सोनिया गांधी को वो दिख रहा हो जो बाकी पूरे देश को नहीं। दोस्तों, सिस्टम तो सरकारों के दिशा निर्देश और तालमेल से चलता है। ये बात भारत की जनता को समझ आ चुकी है, वो जानती है। ऐसे में सिस्टम को सही, सरकार को गलत बताना क्या सही है? क्या इसमें भी राजनीति करना, क्या इसमें भी कांग्रेस बीजेपी करना, सपा बसपा करना क्या ठीक है? जब देश में युद्ध जैसे गंभीर हालात हैं, युद्ध से कम नहीं है हालात इस समय, देश की अदालतें ये सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले, इलाज मिले। ऐसे में हमारे राजनेता सिर्फ बयानबाजी में जुटे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा, लेकिन ये भारत की जनता है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, एक एक को सबक सिखाएगी। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि जब कोरोना के सामने पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है तो फिर सिस्टम को कैसे सही ठहराया जा रहा है और क्यों, क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? पूछता है भारत, क्या कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों को साथ लाने में असफल रही है? क्या साफ सवाल है। पूछता है भारत। और जब पता है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए कड़े नियम की जरूरत है, तो फिर लागू ये नियम क्यों नहीं किए जा रहे हैं इन सभी राज्य सरकारों द्वारा? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या विपक्षी नेता ये विपक्षी नेता कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीतिक अवसर ढूंढने में लगे हैं क्या? पूछता है भारत। लगातार दूसरे दिन देश में 4 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। सरकारें और सिस्टम लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरह इसकी जानलेवा रफ्तार रोकी जा सके। ये वक्त है जब सियासत छोड़ सभी दल एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ मैदान में उतरे। लेकिन सियासत तो सियासत है, बिल्कुल बेलगाम। पूरे देश में सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस एक नई थ्योरी सामने लेकर आई है। दावा कर रही है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं, दिक्कत तो सिस्टम चलाने वालों की है। Ignoring expert advice, the Modi government refused to strengthen the supply chain for oxygen, medicine and ventilators. ये सभी जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार की नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। हर गांव, हर शहर, हर राज्य की लड़ाई। मौका है एकजुट होकर, मुट्ठी बनकर कोरोना पर प्रहार करने का। पर यहां सियासत के फेर में मुट्ठी पूरी तरह खुली, उंगलियां उठाई जा रही हैं एक दूसरे पर। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राहत भरी जानकारी दी। कहा है कि 9 राज्यों में रफ्तार में ब्रेक लगता दिख रहा है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से कम सक्रिय केस हैं। गोवा में केसेस बहुत रैपिडली बढ़े, लेकिन अब थोड़े से कम हुए हैं। उसी प्रकार चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप में
एवं अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में। तो इन सब राज्यों में केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं उनके द्वारा, तो केसेस थोड़े कम हुए हैं। और जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, वैसे 17 राज्य हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े निश्चित ही हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधारा भी जा रहा है और ये सुधार दिख भी रहा है। पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को सुधरते हालात रास नहीं आ रहे, इसलिए देश हित में कुछ भी करने की बजाय सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि सिर्फ आरोप लगाने और चिट्ठियां लिखने से कोरोना पर लगाम लगाया जा सकता है क्या? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि हमारे राजनेताओं के लिए क्या है जरूरी और कौन है जरूरी। भारत की जनता की जान, देशवासियों, भाइयों बहनों, आपकी या हमारी जान, या उनके लिए अगला इलेक्शन की कुर्सी। ये सभी राजनेताओं को सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस समय कुर्सी पर होते, अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते या वो देश के प्रधानमंत्री होते, तो क्या वो इससे बेहतर कर सकते थे? अगर हां, तो उनका सवाल माना जाएगा, अगर ना, तो उनको साथ में आना चाहिए। और अगर वो कुर्सी पे होते और इस समय विपक्ष जो सरकार में है वो सवाल उठा रहा होता, तो वो क्या कहते? ये समय साथ आने का है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक है दिल्ली से संजीव झा मेरे साथ, महाबल मिश्रा है मेरे साथ, रत्नाकर त्रिपाठी है। मैं सबसे पहले मेरे साथ विशाल मिश्रा जी भी हैं। मैं सबसे पहले महाबल मिश्रा के पास जा रहा हूं, संबित पात्रा जी, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी सरकार से। तो पहले वो क्या सवाल है, कौन है, जरा देख लेते हैं, फिर जवाब लेते हैं आपसे। महाबल मिश्रा जी, आप बताइए, आप तो वरिष्ठ राजनेता हैं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं महाबल जी। देखिए, इस समय ये आप बताइए मेरे को, जो विपक्ष अभी सवाल उठा रहा है, नमस्कार, क्या उस विपक्ष को अभी सवाल उठाने का समय है या हाथ में हाथ मिलाकर जनता की मदद करने का? महाबल जी, इस समय देश में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना का महामारी है, हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और सब ये विचारधारा से हटके आज हमें इस भारत के नागरिक के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब पर भी सर्वदलीय मीटिंग होती थी। इस राष्ट्रीय आपदा में सर्वदलीय मीटिंग हो और किसी का विचार अच्छा हो, उसे सरकार एडॉप्ट करने में कोई हर्जा नहीं है। इसमें राजनीति कुछ नहीं, राजनीति अपने जगह है, लेकिन सर्वदलीय मीटिंग की मांग मैं समझता हूं उचित है। जो और आपके स्वास्थ्य जो हमारा कमेटी है उसको भी साथ ले और सभी पार्टियों को सर्वदलीय मीटिंग करके कोई राय हो। और सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, उसमें दो मत नहीं है। जो है जो संसाधन है उसमें अच्छा काम कर रहा है, इसमें किसी में दिक्कत नहीं है। सरकार जो संसाधन उपलब्ध करा रही है उससे काम कर रही है, लेकिन सभी पार्टी का मीटिंग का अब ये करना कोई बुरी बात नहीं है। जो मीटिंग करना चाहिए, इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाबल जी, संबित जी, जो महाबल जी कह रहे हैं बैठक करनी चाहिए, बैठकें कर ले। अभी तो सड़क पे उतर के लोगों की मदद करने की जरूरत है ना, जितना मुझे समझ आता है। देखिए ऐश्वर्या जी, महाबल जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, पहले कांग्रेस से फिर आम आदमी पार्टी में और कई बार एमपी भी रह चुके हैं। मैं उनका स्वागत भी करूंगा। अच्छा सुझाव दिया उन्होंने, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही। कई मर्तबे प्रधानमंत्री जी ने तमाम हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के जो सभी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। और उसके बाद आपने देखा होगा कई मीटिंग्स में राजनीति भी हुई। आपने देखा होगा आज भी किस प्रकार से जब हेमंत सोरेन जी को प्रधानमंत्री जी ने इसी विषय पर फोन किया कि किस प्रकार कंटेनमेंट जोन्स बनाने की आवश्यकता है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं झारखंड के अंदर जिन जिलों में थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, एक्सपर्ट कमेटी का जो भी मत था उस मत को लेकर जब हेमंत सोरेन जी को अवगत कराया और हेमंत सोरेन जी ने पूरा विषय सुनने के बाद जिस प्रकार का ट्वीट किया है, मुझे लगता है ये कोरी राजनीति है और कहीं ना कहीं आपदा के इस अवसर में राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो बहुत हतप्रभ हूं। अभी कुछ दिनों पहले चिदम्बरम साहब ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने एक आह्वान किया। चिदम्बरम साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है। उन्होंने ये आह्वान किया था कि हिंदुस्तान की जनता अब सड़क पे आ जाए और हिंदुस्तान की जनता अब बगावत पे उतर आए,
हिंदुस्तान की जनता इस सरकार को गिरा दे। आप बोलिए ये कैसी बात है? अभी हमको मिलकर कोरोना से लड़ना है या सड़क पर उतर के बगावत करना है और सरकार को गिराना है? इस प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, आज मैं सोनिया जी को भी सुन रहा था, राहुल जी को भी सुन रहा था। ये ट्विटर पे सरकार चलाना और वास्तविक सरकार चलाने में बहुत फर्क होता है। ट्विटर पे सरकार चलाने का कभी भी यू टर्न ले लो। पहले यही राहुल गांधी कह रहे थे कि ओहो ये तुगलकी लॉकडाउन लगा दिया मोदी जी ने, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, लॉकडाउन इज जस्ट अ पॉज बटन, लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। आज अचानक कह रहे हैं कि वी वांट लॉकडाउन, अभी हमें लॉकडाउन की आवश्यकता है। परसों कुछ कहना, आज कुछ कहना। परसों कह रहे थे कि हमें, परसों इन द सेंस कि आज से 2 हफ्ते पहले कह रहे थे टीकाकरण नहीं होना चाहिए, टीकाकरण से कोई लाभ नहीं होता है, टीका जो है ये हानिकारक भी हो सकता है। आज अचानक कह रहे हैं कि और ज्यादा टीके की आवश्यकता है। तो ये जो यू टर्न है ये केवल और केवल ट्विटर में ही संभव हो सकता है। वास्तविक जब सरकार आप चलाते हैं उस समय बहुत सारी दिक्कतें जमीन पर होती हैं जिसके साथ मिलकर लड़ा जाता है और मिलकर ही जीत हासिल की जाती है। पर मिलकर कर रहे हैं क्या महाबल जी? संजीव जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, संबित पात्रा जी। मेरा सीधा सवाल उनसे, आप मुझे बताइए संजीव झा जी, बोल रहे हैं सब नेता, महाबल जी ने भी बोला, आप भी बोलेंगे, संबित पात्रा ने भी बोला जरूरत है, लेकिन जो बात सोशल नेटवर्किंग साइट पे होती है ना, ये मैं कल सबसे पूछ रहा था, युवा नेताओं से भी, आपसे पूछ रहा हूं, विधायक जी बताइए ना, हो रहा है क्या या सिर्फ बोलने के लिए है कि साथ में करना चाहिए, साथ में करना चाहिए? टीवी शो है, डिबेट है, रिपब्लिक भारत है, बोल दो, बाद में तो कुछ होता नहीं है। संजीव जी साथ में मिलकर काम हो रहा है, आप मुझे बताइए संजीव जी, आप तो दिल्ली में देख रहे हैं, आप बताइए हो रहा है, सच बताइए। के 2 अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। पहला परिप्रेक्ष्य तो ये है कि जब आज कोरोना की महामारी है और लोग हॉस्पिटल्स में हैं, अगर हम लोग कोई बेसलेस आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम संवेदनशील नहीं है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो संवेदनशील है वो अपनी पार्टी, अपनी मत से ऊपर उठ करके आज कोरोना से मिलकर के सबको लड़ना है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि अगर मान लीजिए हमारी कोई जरूरत है और अगर मैं अपनी जरूरत की बात, चूंकि प्रधानमंत्री जी मुखिया हैं, गार्जियन हैं, उनसे अगर हम करते हैं तो वो राजनीति नहीं है, वो हमारी जरूरत है। मसलन अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और लगातार 18 अप्रैल बात को हम रखते रहे, जिस प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री जी को जगह मिला अपनी बात रख के। लेकिन जब अरविंद जी बात करते रहे तो कहे कोई राजनीति हो रही है, और ये बात जब सुप्रीम कोर्ट को काफी तीखे टिप्पणी करने पड़े, हाईकोर्ट के काफी तीखे टिप्पणी करने पर लगातार पिछले 7 दिन से यही सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट कह रहा है कि मिलनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं अपनी जरूरत की बात करता हूँ, राजनीति नहीं है, वो दिल्ली की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें सकारात्मक कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। अगर हम लोग उस सकारात्मक हल की तरफ निकलेंगे तो जो आज कोई भी एक व्यक्ति अगर ऑक्सीजन की कमी से मरता है तो उसका जिम्मेदार फिर हम सब लोग जो स्टेट, जो गवर्नमेंट में है, जो सत्ता में, उनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है अगर हमारा एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन करनी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो राजनीति नहीं, वो हमारी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, देखिए आज जो समय है इसमें अगर हम लोग आरोप प्रत्यारोप करके कोरोना की लड़ाई को अगर ठीक से नहीं लड़े तो मुझे लगता है इतिहास में मात नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि सबको मिलकर के एक सही डायरेक्शन में काम करना है। अगर हमें 700 मीट्रिक टन जिस दिन मिला, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया कि आपने जो संबित पात्रा, महाबल मिश्रा, संजीव झा, रत्नाकर त्रिपाठी। महाबल जी नहीं, संजीव जी आप विधायक हैं, आप मेरे को बताइए, महाबल जी सांसद रहे, विधायक रहे हैं, पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, अलग अलग पार्टियों में रहे हैं। संबित पात्रा जी आप मेरे को बताइए, आप भी इलेक्शन लड़े, ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस है कि ये लड़ाई से, ये कोई युद्ध से बड़ी मतलब छोटी मतलब आपदा नहीं है? और इस समय अगर हमारे राजनेता ये कहें कि सब साथ आना चाहिए तो ये तो कॉमन सेंस है। पिछले 20 दिन से तो सब बात ये कर रहे हैं कि साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, लेकिन इशू ये है संबित पात्रा, महाबल मिश्रा, संजीव झा जी आ नहीं रहे हैं साथ। प्रधानमंत्री अगर एक मुख्यमंत्री को कॉल करके बात करते हैं कि भाई कोई दिक्कत है, कुछ है बता दो, तो उस पे आपने चुटकी ले ली। देखिए पॉलिटिकल सटायर्स होते हैं, आपको पॉलिटिकल सटायर लेना ले लीजिए, लेकिन मैं ये समय आपसे एक निवेदन करता हूं, ये समय पॉलिटिकल सटायर का नहीं है, ये समय साथ मिलकर करना है। वरिष्ठ नेता दिल्ली का हूं, लेकिन किसी पार्टी से मत जोड़िए। आप माफी चाहूंगा मैं, मुझे आप किसी पार्टी से मत जोड़िए। मैं स्वतंत्र हूं और मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा, मैं कांग्रेस में मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं आज आप किसी पार्टी से नहीं है महाबल जी, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सभी राजनेताओं को जानते हैं।
जी नहीं, आप किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आप एक वरिष्ठ राजनेता तो हैं, ये तो बताइए ना, हो क्या रहा है ग्राउंड पे? हो क्या रहा है महाबल जी? बोलने के लिए बात अलग है, करने का क्या है? अभी जनता तो परेशान है। एक बात कहता हूं, सरकार को ऑक्सीजन मुहैया कराना चाहिए, रेमडेसिविर आपका इंजेक्शन, वैक्सीनेशन, लोग 18 साल से 25 साल के लोग आपका 1 तारीख से लगेगा। आज वैक्सीनेशन लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग ऐप पर जाते नहीं होता, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। 3rd फेज आ रही है, उस पर क्या विचार करना है, जो बच्चे को पकड़ेगा उस पर क्या करना चाहिए, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं। माफी चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन हूं, जो सभी सरकार को सभी पार्टी से बैठ के बात करनी चाहिए और इस पर सब मिलकर काम करे, वही राजनेता है। आज यदि कोई राजनीति करता है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर। मैं तो सहमत हूं, आज राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये सब कहने के बावजूद भी राजनीति हो रही है, क्योंकि आज जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री होते हुए जैसे दिखाया है व्यवहार, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है एक मुख्यमंत्री का। और देखिए, अभी संजीव भाई कह रहे थे कि ऑक्सीजन की जरूरत अगर होगी तो हम तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलना चाहिए। महाबल जी 20 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, महाबल जी मैं कंप्लीट कर लूं, बीच में नहीं बोले एक दूसरे के हम लोग। धन्यवाद। देखिए, अभी संजीव जी कह रहे थे कि हम, यदि राजनीति हो रही है तो बाबूजी आपका, नहीं बाबूजी मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जरूर आप बोलिएगा। देखिए, संजीव जी ने कहा हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बोलेंगे नहीं क्या मोदी जी को? बिल्कुल बोलना चाहिए, मगर आप देखिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रखना भी बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट में जब परसों इसकी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ऑक्सीजन के पूरे आवंटन के विषय में चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि जब 92,000 केसेस अप्रैल 10 तारीख को मुंबई के अंदर थी और मुंबई में ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो केवल 275 मीट्रिक टन का था, उतने ही केस लोड में दिल्ली में किस प्रकार से 900 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। फिर कैलकुलेशन हुआ दिल्ली में, मैं ये कैलकुलेशन बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है साइंटिफिक अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। दिल्ली में लगभग 16,272 इतने नॉन आईसीयू बेड है और 5,866 इतने आईसीयू बेड है। प्रत्येक बेड के कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे दोनों बेडों को अगर मिला दिया जाए, नॉन आईसीयू बेड में 50% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और आईसीयू बेड में 7% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो 415 मीट्रिक टन इतने में दिल्ली का काम चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आकलन को, क्योंकि इसी आकलन के आधार पर तमाम राज्यों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, सहमति हुई। फिर भी कहा गया कि जब तक ये सहमति पूरी नहीं हो जाती है आप 700 मीट्रिक टन दीजिए दिल्ली को, और अभी अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद कहा है, 700 मीट्रिक टन दिया गया। केंद्र सरकार ने एक मांग रखी कि ऑक्सीजन ऑडिट कराए दिल्ली सरकार, जैसे कि बाकी राज्य करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने मना किया। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सभी सरकार आगे बढ़े, ना कि राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ। अभी संजीव जी, तो क्या आपका राजनीतिक दृष्टिकोण है? संजीव झा जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मैं संविधान महोदय बताइए कि चूंकि इन्होंने तुलना मुंबई से किया और मुंबई में कहा कि 220 मीट्रिक टन 225 मीट्रिक टन में काम चल जाता है, तो देखिए पेशेंट से नहीं तुलना करेंगे, आप बेड की संख्या से तुलना करेंगे कि मुंबई में 1627 बेड आईसीयू बेड है, हमारे यहाँ 5383 आईसीयू बेड है। वहाँ 1000 वेंटिलेटर है, हमारे यहाँ 2200 वेंटिलेटर्स हैं। हमारे वहाँ 5,000 ऑक्सीजन बेड है, हमारे यहाँ 21,000 ऑक्सीजन बेड है। और आपके फॉर्मूले से अगर मैं कैलकुलेशन करूं, ये 927 मीट्रिक टन 972 मीट्रिक टन होती है। ये कैलकुलेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आज भी कहा कि आप पहले 720 मीट्रिक टन आप दे दीजिए, तब ये कोई दिल्ली सरकार ऑडिट करने से मना नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप 720 मीट्रिक टन दे दीजिए, फिर उसके बाद आप ऑडिट कीजिएगा। मेरा मैं कोई आरोप प्रत्यारोप करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं बस इतना आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज 720 मीट्रिक टन 3 दिन पहले मिला, पर ये एडहॉक अरेंजमेंट संबित पात्रा आपके फैक्ट्स पे काउंटर कर रहे हैं आपको। संबित पात्रा आपके फैक्ट्स पे आपको काउंटर कर रहे हैं। संजीव झा संबित पात्रा, अच्छी बात है। संजीव झा संबित पात्रा आपको काउंटर कर रहे हैं। संजीव जी बोलिए बोलिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा सभी को आज कि हम तू में नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स के साथ और शालीनता से बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कल का ही टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने प्रस्तुत किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू कीप रेजिंग ऑक्सीजन सप्लाई इज नो सोल्यूशन, कैन मुंबई मॉडल बी रेप्लिकेटेड हियर। और देखिए 16,272 जो बेड्स हैं, प्रति बेड हो या नहीं हो वो महत्वपूर्ण नहीं है,
पेशेंट संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने पेशेंट दिल्ली में है उतने ही पेशेंट मुंबई में है पॉजिटिव 92,000 और पेशेंट को उतनी ही ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही पेशेंट कोरोना से संक्रमित हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर 92,000 पेशेंट मुंबई के अंदर अप्रैल 10 को 275 मेट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ मैनेज हो सकते हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्योंकि रैशनलाइजेशन, और ये रैशनलाइजेशन हुआ है कि नहीं ये केवल और केवल ऑक्सीजन ऑडिट के माध्यम से ही मालूम पड़ेगा। खैर, आज तो अखबारों में हेडलाइन है कि दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट एग्री फॉर एन ऑक्सीजन ऑडिट। अगर ये संजीव भाई कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑडिट के लिए दिल्ली सरकार तैयार है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम होगा। और रैशनलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में खुद मनीष सिसोदिया संजीव जी तैयार है? अच्छी बात होगी। संजीव जी तैयार है? संजीव जी तैयार है ऑक्सीजन ऑडिट के लिए? मैं जवाब देता हूं कि संबित भाई डॉक्टर हैं और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत संजीव जी रोक रहा हूं आपको संबित पात्रा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। जी हां, मेरे पास बड़ी, केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग की है। अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को केजरीवाल का निर्देश, ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में हो, ऑक्सीजन की कमी से जान ना जाए, 3 महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी हो। 3 महीने में, ये है इसका पंचलाइन। इस खबर की पंचलाइन ये है कि 3 महीने में ऑक्सीजन ड्राइव खत्म करना चाहते हैं। हर एक दिल्ली के नागरिक को अगले 90 दिनों में, मोटा अगले 90 दिनों में, मैं अपनी टीम को भी बोल रहा हूं, ये है इसकी कैचलाइन कि अगले 90 दिनों में अरविंद केजरीवाल हर एक दिल्ली के नागरिक को, दिल्ली के वासी को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। संजीव झा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये बड़ा आया है स्टेटमेंट आई, आपको लगता है कि ये केपेबल है दिल्ली सरकार ये करने के, कि इस पे फिर लगाया जाएगा कि भारत सरकार ने मदद नहीं की? संजीव झा जी, बिल्कुल कर सकते हैं 3 महीने में हर एक दिल्ली वासी को? जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये 90 दिन का टारगेट हमने रखा है, 3 महीने का टारगेट रखा है। हमारे पास सारे इंफ्रा तैयार है, बशर्ते हमने जितने भी ऑर्डर कंपनियों को दिए हैं वो हमें वैक्सीन अगर 3 महीने में वैक्सीनेशन खत्म कर देंगे। संजीव जी नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वो कितने दिन पहले था? संजीव जी वो कितने दिन पहले था जब कहा था? तो क्योंकि आज दोबारा कहा है कि 90 दिन, तो मैं आज से चलो मान लेता हूँ, पहले की बात नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आज से मान लेता हूँ। नहीं, 31 तारीख को जब हमने ये वैक्सीनेशन की शुरुआत की, जब बात हुई तभी उन्होंने कहा था कि 3 महीने 90 दिन का हम टारगेट रख रहे हैं, इस 90 दिन में हमें इसको पूरा करना है। आज उसी की एक मीटिंग हो रही थी कि 90 दिन में हमें कितना टारगेट अचीव करना। हमारे पास सारे इंफ्रा तैयार हैं कि हमें कितने सेंटर बनाए, सेंटर सब तैयार है। हमारे पास जो वैक्सीनेशन आती जाएगी हम इस पर एस्केलेट करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोरोना से लड़ना है तो सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन। अगर आपने वैक्सीनेशन ठीक से कर लिया तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत बड़ी जीत है। देखिए, 3 चीजें हैं जिससे आप सरकार को, हम सब स्टेट गवर्नमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। पहला ऑक्सीजन की उपलब्धता, दूसरा मेडिसिन की उपलब्धता और तीसरा वैक्सीनेशन। अगर ये तीनों हमने समुचित व्यवस्था हमने कर लिया तब मुझे लगता है कोरोना जैसे इस महाकाल से हम सब लोग पार पा सकते हैं या उसकी लड़ाई को जीत सकते हैं। तो इसीलिए दिल्ली सरकार इसको वॉर लेवल पर अपनी तैयारी को ले जा करके, आज जो आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें इसको तैयार करना है। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई आइसोलेशन में कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई, हम जब हमने ऑक्सीजन की बात की, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा आप पे। हम ये कह रहे हैं कि ये जरूरत दिल्ली की है और दिल्ली की जरूरत को पूरा होना चाहिए। इसी तरह से देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा रखा गया कि लॉजिस्टिक इशू आ रही थी कि 1631 क्रायोजेनिक इंजन, हमारी उपलब्धता, हमारी जो प्रोडक्शन 8500 मीट्रिक टन है। अगर 1631 हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर हैं तो इससे आप 23,000 मीट्रिक टन को कैरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है किसी कोई स्टेट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अभी क्रायोजेनिक टैंकर जो है वो नेशनल एसेट्स हैं, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि अगर मुझे 927 मीट्रिक टन दे रहे हैं तो हमारा रेशियो बनता है 187 क्रायोजेनिक टैंकर वो मिल जाए। आप कह रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है केंद्र सरकार। अगर ये मिल जाए मुझे लगता है, और नहीं, मेरा सुझाव है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मेरा ये सुझाव है कि अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो मुझे लगता है कि हम इस लॉजिस्टिक इशू को ठीक से बनान करके मैं इसका उत्तर मिल जाएगा और ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं इसका साइंटिफिक बेसिस रखता हूँ। इनका कहना है कि इतने सारे टैंकर हैं, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी राज्यों के बीच में कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता है।
जिस राज्य में जितने केस लोड हैं उसी के हिसाब से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर दिल्ली में इतना लोड है तो उसी के हिसाब से अधिक रिसोर्सेज मिलेंगे। अगर मुंबई में ज्यादा लोड है तो मुंबई को अधिक रिसोर्स मिलेंगे, क्योंकि मरीजों को बचाना है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि सारे क्रायोजेनिक टैंकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई आवश्यकता नहीं है। जिस सरकार ने ऑर्डर दिया उस सरकार को अपने समय पे, वो आप याद करिए आज से कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले, जब हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी नहीं हो सकता है, दिल्ली तक लाने का विषय केंद्र सरकार का है, दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपकी सरकार को देखना पड़ेगा, उसके लिए आप चिंता करें। तब अरविंद केजरीवाल जी तमाम अखबारों में, पूरे हिंदुस्तान के सारे अखबारों में लगभग उन्होंने ऐड दिया था कि वी वांट क्रायोजेनिक टैंकर्स। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, मैं पढ़ के बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, आप मेरे सामने रखा हुआ है। इसमें छपा हुआ है कि इंटरव्यू है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है क्रायोजेनिक टैंकर्स का, उन्होंने बताया कि जब तक अरविंद केजरीवाल हमसे क्रायोजेनिक टैंकर मांगने आए तब तक बाकी जो सरकारें थी उन्होंने हमसे क्रायोजेनिक टैंकर मुहैया कर लिया था, उन्होंने अपना ऑर्डर देके वो हमसे ऑर्डर ले जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये देर से उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। ये क्रायोजेनिक टैंकर सेंटर के पास है, ये बिल्कुल गलत बात है। सेंटर ने भी किया है, स्टेट्स ने भी। संजीव जी देर से क्यों किया? संजीव जी अगर देर से किया तो इसमें गलती किसकी है, दिल्ली की जनता की, दिल्ली की सरकार की? संजीव जी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं संबित भाई को कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा सुझाव और शायद की समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा बस इतना कहना है कि आप समझिए कि पहले हमारा जो एलोकेशन था वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जो नेबरिंग स्टेट है, जहां से मैं अपनी टैंकर से, हमारे ट्रक से हम ऑक्सीजन कैरी कर लेते थे। अब हमारा एलोकेशन कर दिया गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से। तो जब वहां से लोकेशन किया गया तो हमें टैंकर की जरूरत थी। पहले हमने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर और जगह हम लोग प्रयास करते रहे। मेरा केवल इतना कहना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा है कि देश में 1631 क्रायोजेनिक टैंकर है, अगर ये 1631 क्रायोजेनिक टैंकर है तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी 24-23 हजार मीट्रिक टन है, जबकि हमारे पास प्रोडक्शन केवल 8500 मीट्रिक टन की है। तो मेरी केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी ले ले कि जिसको जितना दे रहे हैं ऑक्सीजन, उसी रेशियो में क्रायोजेनिक टैंकर दे दे, ताकि ये जो प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। अभी हमारे पास प्रोडक्शन से ज्यादा कैरिंग के पास टैंकर हैं, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है? जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने लोकेशन अगर दिया है और दिल्ली सरकार के पास संसाधन नहीं है तो आपको दिल्ली बॉर्डर तक छोड़ना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, यह हाई कोर्ट ने भी कहा। तो इसमें मैं बार बार जब टीवी चैनल पे आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक बात में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ। ये क्या है? चलिए मैं ये तेरा ये मेरा संबित पात्रा, संजीव झा जी, विधायक महोदय, ये तेरा ये मेरा जो आप सुझाव दे रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को समझ आना चाहिए। संबित पात्रा अगर समझ रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि गलती तेरी है कि गलती मेरी है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। मेरे साथ कैलाश अधिकारी जुड़ रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी अगेंस्ट हिज वर्च्यू अभी तक चुप है। कैलाश अधिकारी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए, पहले तो ये बताइए आप जहां हैं वहां हालत थोड़ी बेहतर हुई है कि नहीं? त्रिपाठी जी पहले तो ये बताइए, और दूसरा ये हमारे यहाँ कि क्या भारत के राजनेता इस आपदा में कम से कम, क्योंकि महीने भर से ऊपर हो गया है, साथ आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये दूसरी लहर आए हुए मोटा 30 दिन हो चुके हैं। महीने भर में भी अगर हमारे राजनेता एक साथ नहीं आ सकते हैं भारत की जनता के लिए, तो मुझे नहीं पता कब आ सकते हैं। जी ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं जब कोई पूछता है तभी बोलता हूं, मैं बीच में टोकता नहीं, तो दिस इज नॉट माई वर्च्यू कि मैं बीच में बोलने लगूं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ हालात बेहतर नहीं हुए हैं। जय हिंद सर। हमारे यहाँ टेस्टिंग कम हो गई है। तीसरी चीज मैं बताऊं आपको, ये सियासत के प्रश्नों से आप इतना घबराते क्यों हैं? जवाबदेही के निर्धारण से सरकार भाग क्यों रही है? ये तय नीति है, ताली कप्तान को गाली कप्तान। अगर आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और हालात अगर बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो यह भी तय है कि मोदी है तभी नामुमकिन है। और आप सियासत की बात कर रहे हैं, सियासत के पूरे खेल जब खेल लिए गए, बंगाल में खेल लिए गए, यूपी में खेल लिए गए पंचायत के, तब जाकर के आप बात कर रहे हैं कि सियासत मत कीजिए। आप ही के चैनल में मैंने कहा था कि 2 मई के बाद जो योगी हाई कोर्ट ने 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया 1 हफ्ते का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। 2 मई के बाद जब पंचायत चुनाव की गणना हो जाएगी तो यही योगी लॉकडाउन लगाएंगे। 15 दिन का लॉकडाउन लग गया,
और जो आप कह रहे हैं, इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई है, ऑल पार्टी कमेटी, जो आप हर बार आते हैं और करते हैं साथी हाथ बढ़ाना साथी रे गाओ। और आप सुनना चाहते हैं असलियत? अभी मंगलवार को हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश ने एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने सारी सूचनाएं दी और उसमें कहा पोर्टल पे सब उपलब्ध है। लखनऊ के हरिदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 190 बेड दिखा रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा, जो पिटिशनर था वकील के, उससे कहा स्पीकर पे फोन लगाओ और बात कराओ। और जो 190 पोर्टल पे दिख रहा था ना, वहां से आवाज आई कि एक भी बेड खाली नहीं है। ये झूठे लोग हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। संबित भाई इतनी देर से बस क्रायोजेनिक इंजन, एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब में उलझे हुए हैं और झांसा भी उलझे हैं, महाबल भी उलझे हैं। लेकिन इसका जवाब जरा संबित पात्रा को देना। सियासत मत कीजिए इतनी देर से, ये लोग सियासत ही कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, आपके पोर्टल पे 190 बेड खाली है और वहां पे फोन करने पता चलता खाली नहीं है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है केंद्र सरकार संबित पात्रा कि हम लोग कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं करेंगे। रत्नाकर कड़वी गोली है लेकिन खाइए। आप सुन लीजिए, आपकी वर्चू तो है नहीं बीच में चिल्लाने का, आपने सही कहा, आप तो मेरी बात सुन लीजिए। आप ही जिम्मेदार होंगे। एक मिनट सर मेरी बात सुन लीजिए। संबित जी जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। जब एक दूसरे पर नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई वर्चू बहुत शांत है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने कहा भाई वर्चू बहुत शांत व्यक्ति है, वो सुन लेंगे आपकी बात। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। आप एक बार जान लीजिए, आप सर एक बात जानिए, ये सिर्फ और अनुमति है त्रिपाठी जी। यहाँ आते हैं तो भी राजनीति करते हैं, ये लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। सिस्टम वो होता है जो आप चलाते हैं, तंत्र वो होता है। मैं जवाब देना चाहता हूं। आप रक्षा कर दे, दूसरे को पीट ले, बुढ़े को सहारा। अब जवाब ले लीजिए संबित पात्रा जवाब। रत्नाकर जी काफी लंबा हो गया, अब सुन लीजिए। अधिकारी आ रहा हूं आपके पास जी। आप कहते रहिए राजनीति कर रहे हैं, हम वही। रत्नाकर जी आप तो ऐसे है ना है, आपके बीच में बोलते ही नहीं है। सुन लीजिए, देखिए आज उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं करते। मैं रत्नाकर जी आप तो सुन लीजिए, गाली देते रहते हैं विपक्ष को। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं अभी राहुल गांधी त्रिपाठी जी अब ये तो मोनोलॉग हो रहा है त्रिपाठी जी। जनता बोलेगी, हम बोलेंगे। देखिए मैं राहुल गांधी जी मोनोलॉग लेके आया हूँ। आज राहुल गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखा है वो चिट्ठी लेकर मैं आया और ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी ने दो बातें ऐसी कही हैं जो बहुत मुझे आपत्ति है जिस पर। एक उन्होंने कहा है कि बी ट्रांसपेरेंट एंड कीप द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर फाइंडिंग्स, और दूसरी बात कहा है अलाउइंग द अनकंट्रोलेबल स्प्रेड ऑफ वायरस इन इंडिया विल बी डिवास्टेटिंग नॉट ओनली फॉर द इंडियन पीपल बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी ये क्यों संदेश देना चाहते हैं कि विश्व में आज भारतवर्ष एक खतरा बन गया है। विश्व में भारतवर्ष अपने स्ट्रेन को फैला रहा है और पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक डेंजर में डाल रहा है। मुझे लगता है, देखिए रत्नाकर जी आपका वर्चू ऐसा नहीं है बीच में चिल्लाने का, तो फिर आप इनवर्चुअस आदमी क्यों बन रहे हैं? आप नॉन वर्चुअस आदमी ना बने और राहुल गांधी जी के इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। वो क्यों विश्व को कह रहे हैं कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोरोना? क्या भारतवर्ष पूरे विश्व में आज कोरोना स्प्रेड होने के लिए भारतवर्ष दायी है? और दूसरी बात, जहां तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, क्या भारतवर्ष विश्व को ट्रांसपेरेंट नहीं है? क्या भारतवर्ष विश्व को झूठ बोल रहा है? इस प्रकार की जो छोटी राजनीति है वो राहुल गांधी को कदाचित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम सोनिया गांधी ये तो कह रही है कि सिस्टम अच्छा है। अभी तक तो राहुल गांधी सिस्टम पर ही वार करने में लगे थे कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास टैंक्स नहीं है। आज सोनिया गांधी कह रही है सिस्टम तो अच्छा है, तो कम से कम सिस्टम तो अच्छा है ये मान रही है ना कांग्रेस पार्टी। हाँ लेकिन सिस्टम का सवाल गलत है ना, घोड़ा तो अच्छा है, देखिए खराब है। मैं आप सबसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं और मैं सीधा जा रहा हूं कैलाश अधिकारी और महाबल मिश्रा के पास। कैलाश अधिकारी जी, कैलाश ये एक असलियत है दैट नो स्टेट, हिंदुस्तान में, भारत में कोई राज्य आज ये नहीं कह सकता कि उसके पास सब कुछ है। किसी के पास ऑक्सीजन है तो किसी के पास आईसीयू नहीं है, आईसीयू है तो वेंटिलेटर बेड नहीं है। कुछ ना कुछ दिक्कत हर कोई फेस कर रहा है। लेकिन कैलाश, क्या राज्य सरकारें हमारी, क्या हमारी गवर्नमेंट्स भारत की जनता के लिए अगर साथ नहीं आ सकती तो डू दे हैव द राइट टू कंटिन्यू? कैलाश। ऐश्वर्या, भारत एक बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और ये बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने आज शाम को उठाया है कि जहां हम देख रहे हैं कि भारत की एक पुकार पे जब सारे विश्व के सभी देश साथ में आ गए, हमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं, तो हम भीतर आंतरिक रूप में हमारे ही घर में क्यों नहीं एकता जुटा पा रहे हैं?
जहां प्रधानमंत्री जी सीएम ऑल सीएम मीटिंग करते हैं, वहां पे तो कोई भेदभाव नहीं नजर आता है, हर एक सीएम की बात सुनी जाती है। उसी प्रकार से सेंटर अपनी सारी पॉलिसीज डिवाइस करती है। एक बहुत शर्मजनक बात है कि इस मौके पर कि जहां लोगों के पास सांस नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हम राजनीति कर रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है या उसे नहीं मिल रहा है, क्या ये ऐसा हुआ है, क्या ये पैसा वहां इस प्रकार से गया है। क्या हम एकजुट होके इस एक उद्देश्य से काम नहीं कर सकते कि जैसे पहली वेव आई, हम लॉकडाउन से अनलॉक में गए, अब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे लोगों का विस्तार कर सकते हैं, कैसे उनको इस आपदा में से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उन्हें बेसिक चीजें जो प्रामाणिक चीजें हैं वो मुहैया कराई जा सकती है। महाबल मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी पार्टी के नेता होने के वास्ते नहीं, एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के रास्ते। विशाल जी आपके पास आ रहा हूं। विशाल मिश्रा और महाबल मिश्रा, मिश्रा वर्सेस मिश्रा, मेरे को ये बताइए महाबल जी, क्यों इतनी जद्दोजहद भारत की जनता को करनी पड़ रही है सिर्फ ऑक्सीजन को हरियाणा से यूपी लाने के लिए, या फिर दिल्ली से, अगर दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए छत्तीसगढ़ से तो दिक्कत हो रही है, या अगर राजस्थान से महाराष्ट्र या फिर राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना है, या फिर वाइस वर्सा मध्य प्रदेश से राजस्थान जाना है, तो जनता का क्या कसूर है? 1947 से लेकर आज तक क्या एक भी बार भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को यह महसूस हुआ कि वो दिल्ली का नागरिक है, कि राजस्थान का नागरिक है, कि वो यूपी का नागरिक है? पहली बार लग रहा है। मैं ये पहली बार नहीं पूछ रहा हूं महाबल जी, आप वरिष्ठ हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि इसका उपाय क्या है, हमारे राजनेताओं को क्या करना पड़ेगा? जी आपको धन्यवाद देता हूं, ऐश्वर्या जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने कहा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप पर हम लोगों को ले जाएंगे, हम लोगों को सोल्यूशन ढूंढने की बात है। जहाँ देश की जनता सोल्यूशन ढूंढ रहा है, जो हमको कैसे जिंदा रहना है। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बता दिया गलती किसकी है, और दिल्ली इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है, इसलिए दिल्ली की ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और कितना देगा नहीं देगा यूनिट की तय करती है। लेकिन आज मैं कहता हूँ देश की जनता आज त्रस्त है। आज 13,000 करोड़ का बिस्तर बन रहा है, लेकिन एक साल में एक भी आपको वेंटिलेटर की बेड नहीं लगा, एक आईसीयू नहीं बना। 13,000 करोड़ का बिस्तर प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई आज वेंटिलेटर नहीं लगा, ऑक्सीजन की प्लांट नहीं लगा। गलती किसकी है? नहीं है, केंद्र सरकार हमारा कस्टोडियन है, देश का केंद्र सरकार हमारा मालिक है। तो आज एक साल से उन्होंने क्या किया? कितने हॉस्पिटल बनाया, कितने वेंटिलेटर लाया, कितने आईसीयू बनाया, कितने वैक्सीनेशन बनाया। आज मैं धन्यवाद देता हूं, जवाब दूं। केजरीवाल जी ने कहा 700 टन मिला, चिट्ठी लिख के धन्यवाद दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू भी तो करना पड़ेगा। कंटिन्यू वैक्सीनेशन 3 महीना में कहा लगा देंगे, लेकिन वैक्सीनेशन उपलब्ध तो भी हो। उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का काम है, उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम है। राज्य को उपलब्ध करावे और वैक्सीनेशन लगावे, और आने वाला दिन में 18 से 45 साल का जल्द से जल्द लगे। मैं बोलूं ऐश्वर्या जी, लेट मी स्पीक प्लीज। जी बोलिए बोलिए। अभी तक कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐश्वर्या जी अभी कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस आपदा के अवसर में भी ये सरकार के साथ नहीं खड़े हो सकते। देखा आपने, एक तरफ कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं सेंट्रल विस्टा क्यों बन रहा है। अरे सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उस पर तो मैंने कहा एक साल में क्यों नहीं हुआ? हॉस्टल बन रहा है, आपको उस पर आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार की गलती है, और जब केंद्र सरकार ने फरवरी के महीने में 10 बार चिट्ठियां लिखी थी कि राज्य सरकारों से कहा था कि तैयार रहिए सेकंड वेव के लिए, तब आपको उसका ध्यान नहीं है। पिछले साल 7 अप्रैल 2020 को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएसए चिट्ठी लिखी गई थी, तब आपको वो याद नहीं है कि दिल्ली में क्यों नहीं लगा, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगा, बाकी राज्यों में क्यों नहीं लगा। आज आप केंद्र सरकार का टेंडर था, राजनीति कैसे होती है? केंद्र सरकार का टेंडर था, राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे थे 2 दिन पहले, केंद्र सरकार का टेंडर कि विदेशों से इतना कुछ आया, कहां गया, किसको गया? जबकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे ट्यूसडे को ही रिलीज हो गया था, डेट वाइज कहां पर कितने चीजें लगाई गई, ऑक्सीजन से लेके कंसंट्रेटर तक। आप एक बात बताइए, एक साल से राष्ट्रीय आपदा है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का ट्वीट है, 5,30,000
स्वस्थ रहेगा भारत तभी देश 16 मई तक राज्यों को उपलब्ध कराए जाने का स्टेट वाइज डिटेल है और कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं उपलब्ध है। ऐश्वर्या जी, दिस इज अ मिसमैनेजमेंट। यहाँ पर राज्य को केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। संघीय ढांचे में हम रहते हैं। कैलाश, आज नहीं, पिछले 10-12 दिन से तो मैं ये फील कर रहा हूं कैलाश अधिकारी जी कि बोलने के लिए राजनेता बोल जाते हैं। मैंने तो ये बात हर एक पार्टी के नेता के लिए कही है कि जब इन्हीं पार्टियों के, और मैं बीजेपी भी बोल रहा हूं, कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास हैं, वो ऑनलाइन इतना अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के कई युवा नेता हैं, रोहित चहल हैं, चारू हैं, कौन कौन है, सब लोग लोगों की मदद। और एक आदमी को अगर ऑक्सीजन चाहिए होती है ना कैलाश जी, तो बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबके नेता लग जाते हैं, इतनी अच्छी बात है। तो जब सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये सारे पार्टियों के नेता एक साथ आ सकते हैं एक आदमी को ऑक्सीजन या फिर प्लाज्मा या फिर आईसीयू बेड दिलवाने के लिए, तो असलियत में ये सरकारें साथ क्यों नहीं आ सकती ताकि ये दिक्कत ही ना हो? ये मेरे समझ से परे है। ये क्यों कैलाश? ऐश्वर्या जी, अगर जरा राजनीति के से परे अगर होके सोचे तो बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे अगर ये सब एक आ सकते हैं और आना ही चाहिए। ऐसी जब विपदा की समय आती है, जब भारत पे विपदा की समय आती है, तब हम सब भारतीय हैं। तभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस राजनीतिक दल के हैं, हम यहाँ किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे 135 करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 1 मिनट बोल लेने दीजिए। तो यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे छोटे ये संकीर्ण मानसिकता है कि हर चीज में राजनीति ढूंढी जाए, किस प्रकार से मैं अपना पक्ष रखूं, उसमें से बाहर उठना है, उसमें से जनता के हित का सोचना है। कैलाश, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है कि आप सोशल नेटवर्क पे साथ में आ जाइए, असलियत में मत आइए। असलियत में अगर प्रधानमंत्री आपको कॉल करें तो आप बोलिए मन की बात, मेरी बात, तेरी बात। रत्नाकर त्रिपाठी जी को कुछ पता है क्योंकि उनकी जो धीमी धीमी मुस्कान है ना, वो मैं समझ रहा हूं। त्रिपाठी जी, ऐसा क्यों है कि इन्हीं पार्टियों के युवा नेता एक साथ आ जाते हैं? और मैं सच बता रहा हूं, कांग्रेस के ये जो बीवी श्रीनिवास है, संबित पात्रा, कमेंडेबल जॉब। आपकी पार्टी के भी बहुत है। मैं तो पार्टियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम टेकिंग देम एज इंडिविजुअल्स। मैं तो इनको एक मतलब सोशल एक्टिविस्ट की तरह ले रहा हूं। पर मेरा ये कहना है कि जब आपकी पार्टियों के युवा नेता या ये नेता सोशल नेटवर्क पे, मीडिया पे एक साथ आ सकते हैं लोगों की मदद करने, तो असलियत में सरकारें क्यों फिंगर पॉइंटिंग कर रही हैं? क्यों एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ रही हैं? त्रिपाठी जी, संबित पात्रा। ऐश्वर्या जी, ये आप जान लीजिए कि जो लोग सोशल मीडिया पे साथ में हैं, वो सोशल मीडिया के बाहर भी साथ में हैं। सरकारें अलग बोलती इसलिए हैं कि आप साल भर उनको चिढ़ाते हैं, 5 साल उनको चिढ़ाते हैं। मैं फिर बोलता हूं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जब आप मजाक उड़ाते रहेंगे तो लोगों के मन में तीर धसा रहता है और उसी तीर को लेके बोलते हैं। क्यों कर्नाटक हाईकोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि कड़वी गोली खानी पड़ेगी? इसीलिए ने कहा कि आप उसको लेके वहां पहुंच गए। आप वहां पे समझौता कर लिए होते कर्नाटक सरकार से कि ठीक है 1200 नहीं, आप 1000 ले लो। जितना ये बता रहे हैं इवैल्यूएशन संबित पात्रा जी, बस 15 सेकेंड और मैं अंतिम बात आपसे पूछ दूं, कह दूं ऐश्वर्या जी, टोकिएगा मत। मैं शलभ राम सिंह को कोट कर रहा हूं। आपको लगता होगा मैं कविता बहुत पढ़ता हूं, लेकिन मैं कबीर तुलसी के घर का हूं, यहां का हूं, इसलिए बोल रहा हूं। इसमें समझ जाइए क्यों प्रश्न होता है। जहां अवाब के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, लफ्जे अमन जहां पर एक खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। सवाल पूछना आप नहीं रोक पाएंगे ऐश्वर्या जी, न संबित पात्रा जी। केंद्र सरकार को सही ढंग से काम करना होगा और जब सही ढंग से काम करेगी तो न आप मेरे लेटर पे बहस करेंगे, न सड़क पे हमारे पे हंस होगी, न आप दिन भर आप जितनी बार। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और मैं चाहूंगा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। बीजेपी के नेताओं ने एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली है। ऑक्सीजन पर बीजेपी का बड़ा दावा। अस्पताल में ऑक्सीजन की बर्बादी हो रही है। दिल्ली में टैंकर से लीक हो रही है ऑक्सीजन। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की तस्वीरें जारी की है बीजेपी के नेता ने, और ये तस्वीरें मैं चाहता हूं ऑन एयर रहे। और संजीव झा जी और संबित पात्रा, संजीव झा जी, ये तस्वीरें बीजेपी के आईटी सेल और
जो आईटी सेल के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता हैं, इलेक्शन भी लड़े थे, तेजेंद्र बग्गा, वो डाल रहे हैं, कह रहे हैं ये दिल्ली सरकार का डीडीयू अस्पताल है, यहां सुबह से ऑक्सीजन को खोल के रख दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बर्बाद किया जाए और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। संजीव जी, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष चेतन जी को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने, ये बीजेपी कह रही है, ये बीजेपी के दिल्ली के नेता कह रहे हैं कि अस्पतालों में जानबूझ के ऑक्सीजन आम आदमी पार्टी के नेता वेस्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें कुछ भेजी हैं बीजेपी, उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाली है, ये बीजेपी ने जारी किया वीडियो। संजीव झा जी, ये सही है कि गलत है, पहले ये बताइए संजीव जी। मुझे लगता है कि ये अत्यंत निंदनीय है। हॉस्पिटल कोई आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या सरकार नहीं चलाती, इसको डॉक्टर चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की उलझुल बात कह के आप डॉक्टर को डिमोटिवेट कर रहे हैं। जो डॉक्टर दिन रात क्राइसिस में लोगों के बीच में, वायरल लोड के बीच में काम कर रहा है, उस पर उंगली उठा रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करेंगे अगर आप, तो फिर कोरोना की लड़ाई हार जाएंगे। कि आप कम से कम डॉक्टर को डिमोटिवेट मत कीजिए। अरे हॉस्पिटल में कोई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जा रहा है क्या? कोई सरकार के लोग जा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या? डॉक्टर संबित पात्रा बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर है वो भी, डॉक्टर ही बोलना चाह रहे हैं। अब मेरी बात सुन, डॉक्टर साहब बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पहली बात बोलिए, संजीव भाई ने पहले तो ये माना कि ये वीडियो ठीक है, मगर उनका मानना है कि हम डॉक्टर्स पे अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं बता दूं, किसी भी, संजीव भाई मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, अब तो मैंने आपको पूरा सुन लिया, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा, मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। और ऐश्वर्या जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस डॉक्टर्स ऑक्सीजन को मैनेज नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे वाल्व खोला जाएगा, कैसे टैंकर से लोड होगा, ये डॉक्टर्स नहीं करते हैं, ये नोडल ऑफिसर्स करते हैं। ये टैंकर चला के डॉक्टर जाता है, क्या बोल रहे हैं? ये डॉक्टर टैंकर लोड करता है और टैंकर को खाली करने का काम डॉक्टर करता है। आप यहाँ टैंकर देख सकते हैं, चक्के भी देख सकते हैं, टैंकर भी देख सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग की प्रक्रिया देख सकते हैं। और ये डॉक्टर्स को नहीं है, नोडल ऑफिसर्स जो कि सिविल सर्वेंट है आम आदमी पार्टी के सरकार के, उनके ऊपर इस वीडियो की जांच किया जाए। ये वीडियो मैं इसके बीच में बिल्कुल नहीं, जब आप बोल रहे थे बीच में आपने कहा डॉक्टर्स टैंकर चलाते हैं और डॉक्टर ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, डॉक्टर लोड नहीं करते ऑक्सीजन। मैं बता दूं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, कोई डॉक्टर ऑक्सीजन लोड करना। संजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब आप ये कहते हैं ना। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। करना वहां ये नोडल ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम है, और यहाँ पर कंप्लीट फेलियर जिसका जवाबदेही आम संजीव झा कुछ कह रहे हैं। 1 मिनट संबित पात्रा जी, संजीव झा जी कुछ कह रहे हैं, दिल्ली के विधायक है संजीव झा जी कुछ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। बोलिए संजीव जी। संजीव जी बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात, संजीव जी बताइए। इस वीडियो सत्ता पे मुझे संदेह है। दूसरी बात की, बहुत निहायत चीप पॉलिटिक्स है ये ऑक्सीजन किसी को निकाल के केंद्र सरकार को डिफेंड करके हमें क्या हासिल होगा? या ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी भावना है, क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो माफ नहीं, मैं वो आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मगर मैं कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। हमने तो कोई आक्षेप नहीं लगाया कि आप जानबूझ के बर्बाद कर रहे हैं, मगर ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो दिख रहा है, इससे एक बात स्पष्ट हो रहा है कि अब ऑक्सीजन ऑडिट तुरंत होना चाहिए। इस तरह की घटिया, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये क्रिमिनल वेस्टेज है ऑक्सीजन का। हाँ, कीजिए ना। अरे पुलिस आपकी है, सारी संस्थाएं आपकी है। अगर ये पुलिस आपकी, ऑक्सीजन ऑडिट मतलब आप तैयार हैं ऑक्सीजन ऑडिट के लिए? ये देखिए, बड़ा न्यूज है ऐश्वर्या जी, खुद आम आदमी पार्टी अब तैयार है ऑक्सीजन ऑडिट के लिए। मुझे लगता है ये एक स्वागत योग्य कदम है। देखिए, ये गलती किसकी भी है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। महाबल मिश्रा जी, कैलाश, संबित पात्रा जी, रत्नाकर त्रिपाठी, ये जो तस्वीरें बीजेपी के नेताओं ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डाली हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो बीजेपी के जो नेता हैं, इनकी जो पूरी माफ कीजिएगा, कहां से आ गए, गलत प्रोपेगेंडा इनको जाने जाते हैं। देखिए, इसकी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो संबित पात्रा कह रहे हैं। लेकिन संजीव जी, ये बात भी सच है, लेकिन संजीव झा जी, ये बात भी सच है कि डॉक्टर जाके पाइप नहीं लगाता है। तो ये नेग्लिजेंस मैं नहीं कहता कि जानबूझ के हुई है, बीजेपी जो कह रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये नेग्लिजेंस है कैलाश जी, महाबल मिश्रा जी, तो ये नेग्लिजेंस मैं किसी पार्टी के ऊपर नहीं, मैं कह रहा हूं जिसकी भी गलती है। अगर एक, आप तो जानते हैं, आप तो खुद भुक्त भोगी हैं, आपकी सरकार है दिल्ली में, अगर 1 लीटर ऑक्सीजन भी वेस्ट होती है संजीव जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी, अगर 1 लीटर ऑक्सीजन भी
वेस्ट होती है तो एक उस मां से पूछिए जिसके बेटे को अस्पताल वाले ने वापस कर दिया कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं सिर्फ ये तस्वीर इसलिए मैंने दिखाई है, बीजेपी के नेताओं ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली है, वो जो भी कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वेस्ट हो रही है और वेस्ट जो कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कैलाश महाबल मिश्रा जी, संबित पात्रा जी क्रिमिनल मिलना चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, उस मां से पूछिए, उस बाप से पूछिए जिसके बच्चे अस्पताल से अस्पताल वाले वापस भेज दे रहे कि ऑक्सीजन नहीं है, या उनसे पूछिए जो एडमिट है और मर गए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। आप और हम जवाब नहीं दे सकते जब ये तस्वीरें आती हैं। मेरे पास समय कम है संबित पात्रा, नहीं तो मैं इस पर अलग से बहस करता। मेरे पास समय कम है, कैलाश वापस आएंगे, त्रिपाठी जी, महाबल जी, संजीव जी, लेकिन इसकी जांच करवाइएगा और जो भी इसका दोषी हो, जो भी, अगर ये सही है वीडियो और जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन इस समय जान परिवार बचा रही है और ये वेस्ट नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो उसके पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद पूछता भाई।